एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में टोकुगावा कहता है कि उन पांचों कैदी ने एक ही तरह का लेटर छोड़ा, मैं टोक्यो जा रहा हूँ हार को जानने के लिए। तुम इसका मतलब समझते हो ना। बाकी उन लोगों को दूसरों को मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, वो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। असल में वो पांचों कैदी टोक्यो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक डार्क साइड भी होती है, मुझे कहने में हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन ये अच्छे मार्शल आर्ट और बुरे मार्शल आर्ट्स के बीच एक युद्ध है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉबिन्सन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो काफी अच्छा फाइटर था और सामने एक बंदा पेपर पढ़ रहा था, वो पेपर से अटैक कर देता है और सिर्फ पेपर से उसे कट भी लग जाता है। असल में अटैक करने वाला 5 कैदियों में से एक डॉयल था। रॉबिन्सन काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन वो डॉयल का कॉलर पकड़ता है और उसके हाथों में से काफी सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि डॉयल के कपड़ों में लेजर लगी हुई थी। डॉयल उस पर एक स्लैश लगाता है और उसकी कोहिनी में भी लेजर लगी हुई थी। रॉबिन्सन की वहीं पर मौत हो जाती है। डॉयल कहता है कि तुम मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सीन चेंज होता है, जो बंदा एपिसोड 1 में बाकी से पंगा ले रहे थे वो एक बंदे के पास आए लेते ताकि वो बंदा उनके लिए बाकी की पिटाई करे। वो तीनों दूसरे बंदे के पास भी जाते हैं और उसे बाकी को पीटने के लिए कहते हैं और इस तरह वो तीसरे बंदे के पास भी पहुंचते हैं। मोटा बंदा बाकी के पास पहुंचता है और उसे कहता है 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। बाकी के हाथ में जो प्लास्टर लगा था उसे बाकी अपने मसल की पावर से ही तोड़ देता है। मोटा बंदा उन तीनों के पास ले जाता है और गन को निकालकर बाकी पर पॉइंट कर लेता है और कहता है कि वहीं पर घुटने टेक दो, लेकिन बाकी बस मुस्कुराता है। एक गुंडा मोटे बंदे से कहता है कि गन की कोई भी जरूरत नहीं, इसे मैं अकेला संभाल लूंगा और उसके पास जाने लगता है। बाकी ने सोच रखा था उसे किस तरह से पीटना है, उस गुंडे को भी ये महसूस हो जाता है और वो काफी घबराने लगता है। बाकी उस बंदे से कहता है क्या तुम तैयार नहीं हो मुंह के ऊपर मुक्का खाने के लिए। दूसरा वाला गुंडा काफी गुस्सा हो जाता है और बाकी पर अटैक करता है, लेकिन बाकी इजिली उसके वेपन को पकड़ लेता है। दूसरा वाला गुंडा काफी गुस्सा हो जाता है और लगातार उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाकी उसे इजिली हरा देता है और तीसरे वाले गुंडे के पेट के ऊपर कोई नहीं मारता है। और वो तीसरा वाला गुंडा चाकू चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, लेकिन इसके बावजूद भी बाकी उसे इजिली हरा देता है। वो मोटा वाला बंदा गन निकाल लेता है और दोबारा से बाकी के ऊपर पॉइंट कर लेता है। बाकी इस बार घबरा जाता है, इसलिए नहीं कि उसके पास गन है, इसलिए क्योंकि उसके पीछे 5 कैदियों में से दूसरा मेंबर इस पैक आ चुका था। फिर यहीं से सीन चेंज होता है, हमें मेट्रोपॉलिटिकल पुलिस बोर्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सारे एपिसोड उन 5 कैदियों के बारे में बातें कर रहे थे। वो 5 कैदी भाग गए और एक ही लेटर छोड़ा, हम टोक्यो जा रहे हार को जानने के लिए। उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है। वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और कहता है मुझे 5 कैदियों में से एक स्पैक दिखा है। स्पैक ने पूरी पुलिस गाड़ी को तोड़ दिया था। वहाँ पर पूछताछ करने के बाद ऑफिसर्स को यकीन हो जाता है वो 5 कैदियों में से स्पैक ही था। फिर सीन बाकी की तरफ आता है, बाकी कहता है कि तुम तो 5 कैदियों में से एक होना जो टोक्यो की तरफ आए थे। मोटे बंदे की नजर पीछे जाती है और काफी ज्यादा डर जाता है। स्पैक उससे उसकी गन मांगता है। मोटा तो पहले ही डरा हुआ था, वो गन को देता है। स्पैक गन की मदद से अपने मुंह पर शूट करता है, पर शूटिंग से भी उसे कुछ भी नहीं होता। स्पैक कहता है मैंने सुना है टोक्यो के अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी रहता है। ओ वो तुम हो है ना बाकी हानमा, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, चलो हैंड शेक करते हैं। और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। बाकी हैंड शेक करता है, लेकिन उसके हाथ में किसी का हाथ आ जाता है। स्पैक बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहती कि वो हाथ तुमसे प्यार करता है, उसे मत गिराओ। और ये कहने के साथ ही बाकी को एक जोरदार किक मारता है और उसे जमीन के ऊपर पटक कर उसके सर पर लाते ही लाते मारने लगता है। कुछ बंदे स्पैक को देख लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मसला हो चुका है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और स्पैक को अरेस्ट कर लेती है। एक ऑफिसर बाकी से कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना, और तभी स्पैक अपनी हथकड़ी को खोल देता है और बाकी से कहता है चलो इस बार असली वाला हैंड शेक करते हैं, इस बार मैं कोई भी चीटिंग नहीं करूंगा। बाकी उससे हैंड शेक करता है। स्पैक कहता है कि बाकी हानमा मुझे निराश मत करना और उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि फिर मिलेंगे। टीवी में न्यूज चल रही थी, पुलिस ने मिलकर स्पैक को पकड़ लिया है, वो काफी खतरनाक था पर वो अभी पुलिस की कस्टडी में है। और ये न्यूज एक बंदा दिख रहा था, तो यही है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बाकी का फादर यूजिरो हानमा। यूजिरो हानमा कहता है पुलिस भले 100 साल लगा दे पर वो उन्हें नहीं पकड़ सकती। कहा जाता है यूजिरो हानमा बिना किसी वेपन की मदद के पूरी एक आर्मी को भी हरा सकता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें 5 कैदी में से तीसरा मेंबर यानागी दिखाया जाता है। यानागी किसी के साथ बैठा था। यानागी कहता है तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है हाल ही में तुम किसी से हारे हो। सामने बैठे बंदे का नाम है गोकी शिबुकावा। भले शिबुकावा 70 साल का बुढ़ा आदमी है, पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने से भी बड़े हाइट को चुटकियों में हरा सकता है। शिबुकावा आईकी नाम की टेक्निक को यूज करता है। शिबुकावा यानागी से कहता है क्या अब भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। यानागी उससे कहता है अगर तुम्हें फाइट करनी है तो सीधे मुझ पर अटैक करो, इस तरह से मत बोलो। और साथ ही गर्म किटली की चाय को उसके ऊपर फेंक देता है और कहते कि तुम्हारी दूसरी हार है।
नहीं, तीसरी हार। फिर सीन चेंज होता है। स्पेक जेल के अंदर एक मजे से लेटा होता है। स्पेक के लिए जेल बस होटल की तरह था, वो जब चाहे आ सकता था और जब चाहे जा सकता था। बस दिक्कत यही थी, उसे खाना काफी ज्यादा कम मिलता है। मेट्रोपॉलिटन की पुलिस भी उन 5 कैदियों पर मीटिंग कर रही थी। वो 5 कैदी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें किसी को मारने के लिए वेपन की जरूरत नहीं है। वो लोग बिल्कुल जानवरों की तरह है, हमें किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। उसके पास एक ऑफिसर आता है और कहते कैप्टन आप मेरी ट्रेनिंग में मदद करिए। और कैप्टन उससे कहता है अगर तुम सामने वाले से जीत नहीं सकते तो कोई टेढ़ा तरीका इस्तेमाल करो, और टॉयलेट के अंदर सुसु करने के लिए चले जाता है। वहाँ पर स्पेक पहले से ही मौजूद था। कैप्टन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और स्पेक कहता है यहाँ पर मैं सुसु करने के लिए आया हूँ और मैं पास ही के होटल में गया था अच्छा खाना खरीदने के लिए, यह भी गर्म है, क्या तुम खाना चाहोगे। कैप्टन उस पर अटैक करता है लेकिन स्पेक उसके पैर को आराम से पकड़ लेता है। आवाज सुनकर वहाँ पर 2 ऑफिसर आते हैं और दीवार टूटी हुई थी। स्पेक उन दोनों के पीछे आ जाता है और कहते कि बिना पूछे किसी दूसरे के कमरे में नहीं आना चाहिए। फिर हमें वही होटल दिखाया जाता है जहाँ से स्पेक ने खाना लिया था। उसने होटल के ओनर को भी मार दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक डोजो की तरफ जहाँ पर 2 फाइटर आपस में फाइट करने वाले थे। एक बंदे का नाम है कासुमी ओरुची। कासुमी ओरुची डोप्पो ओरुची का गोद लिया बेटा है। डोप्पो ओरुची कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। और उसका अपोनेंट था कायो रेसु। रेसु चाइनीज इतिहास का नंबर 1 जीनियस माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम टूर्नामेंट के दौरान वो बाकी से हार गया। रेसु और कासुमे के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही फाइट में एकदम तगड़े थे, पर आखिरी में कासुमे अपनी हार को मान लेता है और रेसु मैच को जीत जाता है। तभी वहाँ पर 5 कैदियों में से चौथा मेंबर आता है और कहते हैं मुझे डोप्पो ओरुची से मिलना है। तो कैसे एपिसोड खत्म होता है मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके बता ही दिया है। वैसे अभी मेरी हालत खराब है इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया।